मेरे को अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को एक्टिंग ही करनी है, लेकिन जैसे ये स्क्रीन पे जैसे हम शिफ्ट हुए तो वो हम रामलीला से ना स्क्रीन के सामने जैसे ही आए हम, तो क्या हुआ था कि हम कमरे के अंदर थे। ऑडिशन की बात बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम ऑडिशन नहीं किया, बहुत ही गंदा किया मैंने। उन्होंने बोला कि आप अच्छा ड्रीम इलेवन लॉक हो गए। उस टाइम में मेरे को ये जो टर्म्स होते हैं ना, मेरे को आइडिया नहीं था क्या बोलते हैं, लॉक हो गए हो। अब पता है, बट वो उस टाइम में बोलते हैं कि डेट से रिलीज कर दो, लॉक हो गए हो। तो मेरे को लगा लॉक होना या फिर क्या होना, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था क्या होता था। वो लॉक होना मतलब कि आप सिलेक्ट हो। अच्छा मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा अड्डा में। हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं। सोनी लिव पर एक सीरीज आई है गर्मी। उनका कैरेक्टर है अरविंद शुक्ला, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। व्योम यादव, इन्होंने अरविंद शुक्ला का कैरेक्टर प्ले किया था। वेलकम टू लल्लन टॉप व्योम। हाय हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसा मैं चाह रहा था सीरीज मेरे को रिवॉर्ड करे, बिल्कुल वैसे ही उसने रिवॉर्ड किया है। एंड आई डोंट थिंक इससे बेटर मेरे को डेब्यू मिल सकता था। तो आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। ये सीरीज़ को पॉजिटिव रिस्पांस काफ़ी मिला है। आपकी किरदार की सराहना की है, जिस तरह से आपने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, आपने उसे पर्दे पर उतारा है, उसकी काफ़ी सराहना की है लोगों ने। किस तरह के फीडबैक्स आपको गर्मी के बाद मिल रहे हैं, और कोई ऐसा फीडबैक जो आपके दिमाग में एकदम स्टिक कर गया हो और आपको लगता हो कि यार मज़ा आ गया? फीडबैक्स तो मिलते रहते हैं, बिकॉज हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में सर्कल ही ऐसा है कि वहाँ पे लोग देखते हैं। लिटरली जो अपना वर्सोवा वाला एरिया है, वहाँ पे सारे एक्टर्स मिलेंगे आपको, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह। तो वहाँ पे आप कहीं टहल रहे हो तो आपको 3-4 लोग तो मिल ही जाते हैं कि आपको ये वो, बस 15 मिनट की वॉक पे 3-4 लोग आपको बोल देंगे, टोक देंगे। बट एक जो चीज़ मेरे को स्टिक आउट करी थी रिसेंटली, मैं वर्सोवा में वॉकिंग कर रहा था ऐसी, तो जतिन सरना जो अपने एक्टर हैं, जो काफ़ी प्यारा काम करते हैं, लाइक आई एम रियली लाइक अ फैन ऑफ हिम। तो वो अपनी बाइक पे जा रहे थे, अपनी ऐसी दोस्त के साथ अपने दोस्त को घुमा रहे थे। तो वो जा रहे थे और मैं साइड में वॉक कर रहा हूँ ऐसे फुटपाथ पे। तो उन्होंने इसमें देखा, तो ऐसे देखते देखते चलाते जाते उन्होंने बोला एक बिल ऐसे साइड में उन्होंने इशारा विचारा किया, साइड में बाइक वाइक लगाई। और फिर मेरे को रोक के बात कर रहे हैं कि तूने गर्मी में काम किया ना, तो वही है ना, हाँ तूने बहुत बढ़िया किया, ये है वो है। बोलो यार पहचान लिया ये वो, मतलब 2-3 दिन पहले पूरी सीरीज देखी थी, पूरा सब कुछ देखा नहीं, बस हमने 15 मिनट बात करी। आप सोचोगे 15 मिनट हम साइड में खड़े होकर बात कर रहे हैं, नंबर वगैरह एक्सचेंज करें, सब कुछ बोलते बहुत बढ़िया काम किया तुमने, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड ही वाज लाइक, अभी टेक्स्ट भी हम कर रहे थे, वो कह रहे थे मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, एक फुटबॉलर बनना चाहते थे आप, उसके बाद फुटबॉलर से एक्टर बनने का वो सफ़र कैसा रहा? सफ़र लिटरली इंग्लिश वाला हो गया था, सफ़र हो गया था वो थोड़ा। लेकिन सच है कि मेरे को फुटबॉल प्लेयर बनना था। फुटबॉल बहुत पसंद है मेरे को, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो मैं उतना नहीं खेल पाता हूँ बिकॉज अभी थोड़ा बिजी रहते हैं स्केट वगैरह में, लेकिन बचपन से था फुटबॉल, बहुत खेलना था यार। मतलब मेरे को जहाँ तक मेरे को याद है, जब मैं 4th 5th स्टैंडर्ड से ही मेरा मतलब फुटबॉल बहुत खेलना है, सब कुछ करना है। 10th 11th में भी आते आते मैंने बहुत खेला है, जब जिस टाइम पे हम बोर्ड्स देते थे, जिस टाइम पे वी आर सपोज टू बी सीरियस एंड यू नो करियर को लेके थोड़ा सोचना है कि क्या करना है, कैसे करना है, उस टाइम पे भी मैंने बहुत खेला है फुटबॉल। बट फिर वही है कि मतलब जो चीज़ नहीं होनी होती वो नहीं होती है, बीट वन रीज़न और दी अदर। बहुत चीज़ें रही फैमिली में भी कि यार ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, वैसे नहीं ऐसे करना है। तो आपने अपना पहला ऑडिशन कैसे दिया, किस चीज़ के लिए दिया, ये कैसे प्रोसेस कैसे शुरू हुआ आपका एक्टिंग का? एक्टिंग की आपको जर्नी बताऊँ अगर मैं, तो आर्ट जो है वो आप चूज़ नहीं कर सकते कौन सी आर्ट को आपको कहाँ जाना है। आप मे बी आप एज हॉबी कर लें उसको कुछ टाइम के लिए, लेकिन आर्ट जो है वो आपको चूज़ करती है, अगर आपको उसको लॉन्ग रन में सस्टेन करना है तो वो चीज़ मेरे को बड़ी फैसिनेटिंग लगी। बिकॉज आई विल टेल यू, जब मैं एक्टिंग शुरू करी थी मैंने तब मैंने बहुत ही एज अ फन एक्टिविटी सोचा था कि यार कॉलेज में हम जाएंगे। बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में गया था, मेरा पहला सवाल ही था सीनियर से पहले ही दिन पे कि यार ऐसी कोई सोसाइटी बताओ जो, क्योंकि मैं था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं 2-3-4 साल अच्छी तरह पढ़ के आया था भाई। कौन से कॉलेज से? NSIT, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DU का कॉलेज है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी अपने 12वीं तक, 12th तक मैंने बहुत पढ़ाई करी है, 3-4 साल अच्छा एकदम। इनफैक्ट होते हैं ना जो दिन के 12-12 घंटे पढ़ते हैं, जीता जागता सबूत है आपके सामने। तो वैसे वैसे पढ़ाई करी थी। तो फिर मैं जब फर्स्ट दिन हुआ मेरा कॉलेज का, मैंने यही पूछा कि ऐसी कौन सी सोसाइटी सबसे सारे ट्रिप्स करवाती हो। घूमने का शौक था? घूमने का शौक था शुरू बचपन से। तो उन्होंने, क्योंकि 12th तक मैंने इतना पढ़ने के चक्कर में घूम नहीं पाया था, तो सीनियर ने बोला कि ये ड्राम शौक है, ये बड़े घूमते रहते हैं, हर 1.5-2 महीने में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो इनको पकड़ ले। तो वहाँ से कहीं ना कहीं, और प्लस मैंने नुक्कड़ नाटक वगैरह अपने स्कूल में किया काफ़ी, 3-4 साल मैंने किया वहाँ पे नुक्कड़ नाटक। तो वहाँ से फिर मेरे को एंट्री मिली अपने ड्राम शौक में। और तब भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को एक्टिंग ही करनी है।
मैं इंजॉय के लिए कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जाते थे इतने सीरियस हो गए लोग। आप आसपास अपने एक्टर्स देखते हैं जो आपके कलीग्स हैं या फिर आपके जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स तो खैर नहीं होते थे, हमारे सीनियर्स वगैरह जो होते थे काफ़ी सीरियस थे और बहुत ही डिसिप्लिन चीज़ें चलती थी। हम 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते, मजाक मजाक में करते करते कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला। और फिर वो जर्नी जो आप पूछ रहे कहाँ से क्या हुआ था, तो फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में था कहीं, मेरे को अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को एक्टिंग ही करनी है। आई वॉज एंजॉइंग इट, थरली एंजॉइंग इट। बट क्या हुआ एक बार कि मेरे कुछ दोस्त थे सीनियर्स जो ऑडिशन देने जा रहे थे अपने दिल्ली में ही, साउथ एक्स वगैरह की साइड पे ऑडिशन देने जा रहे थे। मैं बोला क्या है, तुम वीकेंड के दिन तुम एंजॉय करो यार, तुम 6 दिन 5 दिन तुम यहाँ पे कॉलेज में इतना पढ़ते हो, ये प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल, इतनी ऑब्जर्वेशन, केमिकल, ये मिलाना मिलूना, उसके बाद भी तुम्हें संडे के दिन चैन नहीं पड़ रहा कि तुमको जाके ऑडिशन दे के आना है, एंजॉय करो। तो फिर ऐसे करते करते कुछ हुआ कि यार तू भी एक दिन चल ले हमारे साथ, देख ले क्या होता है क्या होता है। मैं बोला कि चलो ठीक है, वीकेंड है, क्या ही खराब हो जाएगा, चलते हैं एक बार देख के आते हैं। और उस दिन जब मैं गया तो वो जो चीज़ मेरे को हिट करी ना, गरिमा, आई एम गोना टेल यू, वो जो फीलिंग है वो मैं आज तक चेज करता हूँ। कैमरे के सामने जब आप होते हो ना, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में क्या है, हम हुआ कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, हाँ कोई आपको, आपने भी किया है, आपने मेरे को बताया था भी कि आपने नुक्कड़ नाटक किया था, आपको पता है कि आपको कोई लिरिक्स आप भूल भी गए, कोई जिंगल है, लिरिक्स भूल गए, गर्दन नीचे कर लो, यूं कर दो, 4 लोग तो साथ में गा कोई किसी को पता नहीं चलने वाला, आपको बस ताली मैच कर लो, थोड़ी बीट मैच कर लो और कॉन्फिडेंस में ऐसे हाथ फेंक दो, किसी को पता नहीं चलने वाला कि आपको लिरिक्स नहीं बताती उस टाइम पे। लेकिन जैसे ये स्क्रीन पे जैसे हम शिफ्ट हुए, तो वो हम रामलीला से ना स्क्रीन के सामने जैसे आए हम, तो क्या हुआ था कि हम कमरे के अंदर थे, ऑडिशन की बात बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गया, बहुत ही गंदा किया मैंने। तो अगर कोई एक्टर कोई देख रहा है, कोई अगर यंग एक्टर है, तो ट्रस्ट मी, जो आपने गर्मी में देखा है उसका मैं 0.001% से भी स्टार्ट नहीं किया था। तो मतलब इफ यू आर वाचिंग दिस इन 2-3 years 4 years यू कैन क्रिएट मैजिक इफ यू आर इनटू इट। एनीवेज बैक टू, तो अब मुझे कितने लोग थे वहाँ पे, तो बेसिकली कैमरे के पीछे कम से कम 7-8 लोग थे जो ऑडिशंस वगैरह कर रहे थे, कैमरा ऑपरेट कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट देख रहा है वगैरह वगैरह, एंड कैमरे के सामने मैं अकेला। पहली बार ऐसा हो गया, इतनी अटेंशन मिल रही है, वहाँ पे बोल दिया कि रिकॉर्ड करने से पहले पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मेरे को लगा यार ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं देखा ये सब चीज़ें। और जैसे ही वो हुआ, मैंने बहुत ही गंदी एक्टिंग करी, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं लाउड एक्टिंग कर रहा हूँ, कैमरा ऐसे फ्रेमिंग कर रखी है उन्होंने, और मैं बहुत लाउड एक्टिंग कर रहा हूँ, वो बहुत ही खराब हुआ। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो 15 सेकंड या 30 सेकंड का जो मेरे को साइलेंस मिलकर जो मेरे को अटेंशन मिली थी, वो अटेंशन मैं आज तक चेज कर रहा हूँ। और वो जो सेट की वाइब है वो अनपैरेलल्ड है, वो आप कहीं क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये आपका पहला ऑडिशन का दिन था जब आप गए और आपने देखा कि इतने सारे लोग बैठे हैं, आप बस ऐसे रैंडमली चले गए, कैमरा के सामने गए, तो आपको वो कहीं ना कहीं लगा, वो नर्वसनेस आई अंदर? बिल्कुल, बहुत डर लगा कि अब क्या करूँगा? बहुत क्या कैसी स्क्रिप्ट थी वो? वो एक सीरियल टाइप का कुछ था। अच्छा, और जैसे वो आपका पहला ऑडिशन था, सेलेक्ट हुए उसमें आप? नहीं, बहुत ही गंदा किया था मैंने। फिर आगे कैसे जर्नी बढ़ी? बट मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी यार, पता नहीं कैसे, गरिमा, आई एम नॉट गोना लाई ऑन दिस वन, बट कुछ चीज़ें होती हैं जब तुम खराब करते हो तो मुझे लगता है यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, बट पता नहीं क्यों बहुत ही मैजिकली मेरे को लगा यार ये चीज़ करनी है, यार ये चीज़ मेरे को चेज करनी है, मेरे को वो वाइब के लिए, इवन दो मैं यहाँ पे खराब हूँ, ये जो चीज़ें मेरे को अच्छी करके ही मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन मेरे को जो वो फीलिंग थी ना, कैमरे के सामने खड़ा होना है, सेट पे जाना, वो फील वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को ये सब चीज़ें संभालनी थी ना, बस कि ये चीज़ हो सकती है। आपको पता होता है कि यार ये चीज़ मैं कर लूँगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भले ही आप कैमरे के चक्कर में या फिर कैमरा सामने इस चक्कर में मैं ये इमोशन नहीं निकाल पा रहा बिकॉज मैं शाय हो रहा हूँ, बट आपको घर पे जाके शीशे के सामने करते हो, आप कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा निकला था मेरा, वहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो जो ब्रिज था वो करना, वो मुझे पता था ये तो हो जाएगा यार, ये तो पॉसिबल है, अगर ये मैंने कर लिया तो मैं एक्टर बन जाऊँगा, या फिर इसको थोड़ा और ब्रशअप करना है बस मेरे को। तो वो कहीं ना कहीं था कि मैं मैजिकली वो हार नहीं मानी उसमें, मतलब मेरे को मज़ा आ रहा था वो करने में। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मेरे को बहुत ही नीचे था, बहुत ही ऐसे रॉक बॉटम में था, मैं ये नहीं बोलूँगा, मज़े आ रहे थे करने में, आई वाज एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। तो वो जितने भी ऑडिशंस के प्रोसेस थे। अच्छा, जब आप पहला ऑडिशन देके घर आए, वो ऑब्वियसली आपको पता था कि अच्छा नहीं हुआ है या आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कैसा लग रहा था उस दिन घर आके? कैसा महसूस हुआ? क्या शीशे के आगे आकर के आपने वापस वो लाइनें पढ़ी, सोचा कि क्या गलत हुआ, कैसा रहा वो बाकी का दिन? वो तो मतलब इतना उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में कहाँ सोचते हैं कि ये इतना, बट ये था कि मेरे को आई रिमेंबर जब मैं वापस रास्ते में आ रहा था तो उन्हीं सीनियर से मैं पूछ रहा था कि यार आप कौन सी फिल्म देखते हो, बिकॉज वो अच्छा एक्टर था, अभी भी मेरे काफ़ी अच्छे टच में, ही इज़ अ वेरी डिसेंट एक्टर, निशांत भारद्वाज नाम है, इफ यू आर वाचिंग दिस। तो उनसे मैं पूछा भी था रास्ते में, अरे आप कौन सी फिल्म देखते हो, आप मेरे को कुछ रिकमेंड करो, ये करो वो करो। अरे मानोगे नहीं, उस टाइम उन्होंने मेरे को आई गेस बरेली की बर्फी बताई थी और मैंने नहीं देखी थी एक्सीडेंटली, बिकॉज मैं 12th से आया था, फर्स्ट ईयर में था। तो
मैं मेट्रो में जब वापस घर जा रहा था तो मैंने फ़ोन पे लगा के शुरू कर दी थी, बिकॉज मेरे अंदर पता नहीं कीड़ा आ गया था कि यार मेरे को ये चीज़ क्रैक करनी है, यार ये चीज़ एक्टर मज़ा आ रहा है करने में, ये चीज़ करनी है। तो अगर वो रास्ता है और अगर ये पाथ है तो ये पाथ पे चल के तो देखो क्या है। ये नहीं है घर पे जाके आराम से देखेंगे लैपटॉप पे। मैं मेट्रो में था, मैंने शुरू कर दी थी वो, जस्ट टू सी के एक्टिंग कैसे कर रहे हैं लोग, कैसे हो रही है। तो वो फीलिंग थी। और घर पे आके वो शीशे के सामने शायद से मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मेरे को अगर हुआ भी होगा तो याद नहीं अब, बट था कि एक्टिंग में ये सब करना है तो करना पड़ेगा। फिर पहला ब्रेक कैसे मिला? वो एडवर्टीजमेंट ड्रीम 11 का, ड्रीम 11, राइट, वो मेरा फर्स्ट एड था। वो दिल्ली में ही ऑडिशन किया था उसके लिए? दिल्ली। और मेरा एक मलाल भी है मन में, पता है क्या, कि दिल्ली में जितने भी ऐड, तो चलो ठीक है ऐड आपको मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जितनी भी अपने शोज या फिर फिल्म्स वगैरह होते हैं उसकी सिर्फ टर्शरी कास्टिंग दिल्ली से होती है। और अब मुंबई जाके देखो सारे एक्टर दिल्ली के हैं। तो ये चीज़ मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि दिल्ली के ही एक्टर मुंबई में हैं तो दिल्ली में भी प्राइमरी की कास्टिंग करना शुरू करो। दिल्ली में इतना अच्छा टैलेंट है, यहाँ पे इतने सारे SRC हैं, अस्मिता से आप भी हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पे। मतलब अगर यही सेम लोग मुंबई में आके ऑडिशन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपने ऑडिशन चालू रखे हैं प्राइमरी के लिए, लेकिन यहाँ बट ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। मतलब अगर एक चीज़ है सब लोग फॉलो करें तो यू हैव टू फॉलो अंडर दैट पैराडाइम। बट पहला ड्रीम 11 का जो ऐड था, मेरे को जब पता चला था, मैं क्लास में था, आई रिमेंबर, मैं कॉलेज में था, क्लास फर्स्ट ईयर था या फिर फर्स्ट ईयर के एंड था या फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया था, रफली वही टाइम था 2018-ish समथिंग। एंड मैं क्लास में बैठा हूँ, लास्ट वही 2-3 बेंच के, शुरू क्लास तो वहीं से शुरू होती है ना, मार्ली हम पीछे देखते हैं कौन सी सीट खाली हो, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ बैठे हुए हम और कॉल आता है मेरे को और उन्होंने बोला कि आप अच्छा ड्रीम 11 लॉक हो गए। उस टाइम में मेरे को जो टर्म्स होते हैं ना, मेरे को आइडिया नहीं था क्या बोलते हैं, लॉक हो गए हो। अब पता है बट वो उस टाइम में बोलते हैं कि डेट से रिलीज कर दो, लॉक हो गए हो। तो मेरे को लगा लॉक होना या फिर क्या होना, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था क्या होता था। वो लॉक होना मतलब कि आप सिलेक्ट हो, अच्छा मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो वो सो हैप्पी, क्लास में तो वैसे भी ध्यान नहीं था, तो मैं सो हैप्पी, मैं सर से बोल के गया हूँ, सर एक से मैं बाहर चले हूँ, वो वॉशरूम जाना है। बाहर जाके मैं मम्मी को कॉल किया इससे पहले कि मम्मी मेरे को उसमें ऐड मिल गया है, वो है। एंड मम्मी ने बोला कि मम्मी को ऑब्वियसली हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कभी कोई था नहीं एक्टर या फिर अभी भी नहीं है, मतलब मेरे अलावा वैसे भी देखा जाए तो कोई स्क्रीन पे आया नहीं था, टीवी पे नहीं आया था। मॉम वाज वेरी हैप्पी। एंड आई रिमेंबर जब वो ऐड आया था फर्स्ट टाइम, बहुत ही छोटा है, लेकिन एक छोटी सी ग्लिम्स है बस, मैं उसमें हंस रहा हूँ ऐसे करके बस। वो फीलिंग आज तक किसी भी चीज़ से नहीं आई। मेरी एक सीरीज़ आ गई 9 एपिसोड की, पूरा मैं ही हूँ, लेकिन वो जो एक खुशी थी ना वो फर्स्ट टाइम देखने की, मतलब फैमिली के साथ में लैपटॉप चला के, आप सोचो मैं कॉलेज से जब वो ऐड रिलीज़ हुआ था कुछ 15 दिन बाद, जब वो शूट होने के 15 दिन बाद रिलीज़ हुआ है, मैं 8 बजे घर पे हूँ, लैपटॉप ऑन करके मैंने फैमिली के साथ वो ऐड देखा, कितनी बार देखा। मेरी मम्मी तो फिर, आप घर पे होते ना कि मम्मी के फ़ोन की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, तब पता चल जाता है कि मम्मी कुछ देख रही हैं। तो वो ऐड चालू हो जाता था दिन में 10 बार चालू, 20 बार 30 बार देखे जा रही। तो वो फीलिंग बहुत ही इट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी, इट इज़ स्पेशल फॉर मी। उसके बाद फिर दिल्ली से मुंबई का सफ़र कैसे तय किया आपने? फिर जब मैं दिल्ली में था तो मेरे को कई बार जब मैंने एड्स देना शुरू किया था तो मतलब यहाँ तक आपने ऑडिशंस देने दिल्ली में शुरू कर दिए थे? अब आप रेगुलरली ऑडिशंस दे रहे हैं? वेरी रेगुलरली। एंड एक चीज़ ये है कि दिल्ली में आपके जो जितने भी ऑडिशंस होते हैं साउथ एक्स में, हॉस खास टाइप के एरिया वगैरह में। तो मेरे को याद है ऐसे कभी बहुत बार ऐसा, और एक या दो ही कास्टिंग हाउसेज हैं जो दिल्ली में एक्टिव हैं प्रॉपर, बाकी सारे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, तो वो मेन तो आपके कास्टिंग हाउसेज ही हैं। तो आई रिमेंबर जैसे कॉलेज में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, एंड मेरे को कॉल आता है कि यार इस चीज़ का ऑडिशन है। तो ये कॉल कैसे आता था? मतलब कहीं रजिस्टर करना पड़ता है या कैसे इन लोगों के टच में आ पाए? तो बेसिकली आपको प्रोफाइल शेयर करनी पड़ती है, आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बनवा के, जैसे अपना नाम, एज, हाइट, प्रोफाइल, ये सब कि मैं कैसा दिखता हूँ, सब कुछ, हाइट वगैरह क्या है, क्या किया है, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो सब आपको एक वीडियो में नॉट मोर देन 40-50 सेकेंड्स वो बना के आपको हर जगह सर्कुलेट करनी है। तो बहुत ही कोई ऐसा फिक्स्ड तरीका नहीं है, ऐसे जॉब के लिए लिंक्डइन पे आपको पता है कि आपको यहाँ से अप्लाई करना है, बहुत ही प्रोफेशनली हो रही चीज़ें। यहाँ पे आप रैंडमली किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मान लो सड़क पे ही मिल गए तो आप यू कैन टेल हिम कि यार ये चीज़ें, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, आप नंबर दे दीजिए। तो बहुत ही अनप्रोफेशनली चीज़ें हो रही हैं। बट यहाँ पे सिर्फ नेटवर्किंग की बात है कि आप कितना नेटवर्क बना पाते हैं एज एन एक्टर। मतलब शुरुआत में तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट नेटवर्क जितना आपको बेटर रहेगा उतना बेस्ट है आपके लिए। तो वही 12 बजे भी ऐसे कॉल आता था कि यार इस चीज़ का ऑडिशन है, आप 3 बजे तक आ जाइए। एंड सबसे ख़राब चीज़ पता है कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ऐड की कास्टिंग कर रहे होते हैं कि उनको एक्टर की नहीं पड़ी है कितने बजे वो फ्री होगा क्या नहीं होगा, वो बोल देते हैं कि 3 बजे आना है तो आना है। एंड हम शुरू में वो थे, हमको भूख थी कि करना ये है वो है, अभी भी है। तो उस टाइम पे कॉलेज चल रहा है, उसने बोला कि कैजुअल कुछ पहन के आना। उस दिन मान लो मैंने कुर्ता पहना है
तो मेरे को याद है अपने दोस्त से एक बार मैंने चेंज किया था कि यार ये मेरे को ये पहनना है ऐसा कुछ, मेरे को उतार के दे, मैं तो को ये दूंगा, मैं वापस आते शाम में तो को दे दूंगा। तो ऐसे भी मैंने ऑडिशन भाग भाग के दिए यार, 1.5 घंटा एक तरफ से जाने में लगता था, 1 घंटा जाने में, और वहाँ से फिर 1 घंटा शाम को सीधा घर पे पहुँचता था मैं। फिर घर पे भी नहीं, मैं सीधा यहाँ पे आता था 4 बजे की प्रैक्टिस के लिए अपने थिएटर की अपने कॉलेज में वापस। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं। अब जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार ये मैंने ये सब चीज़ें करी हुई हैं, अब मैं सोचता हूँ यार ये चीज़ें मैंने सही में करी हुई हैं। क्योंकि अब जब आप हाइंडसाइड में देखते हो ना, उस टाइम पे करने में आपको पता नहीं चलता कि ये चीज़ ऐसे हो गई वो हो गई। आपको मैं पहले ही बता दूँ ना, आपको 100 मीटर चलना है तो आप चल लोगे। मैं आपको बोलूँ कि आपको भागना है, आपको ये ना बताऊँ कि कहाँ पे फिनिश लाइन है, तो आप हिम्मत हार जाते हो। आपको बोलूँ कि आपको भागना है लेकिन 1 किलोमीटर में आप जीत जाओगे, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर ही तो, अब आधा किलोमीटर हो गया, अब ये हो गया, भाग लिए, 900 मीटर हो गया, अब जीत जाएंगे। लेकिन आपको बोलूँ भागो, और मैं ये नहीं बताऊँगा कब रुकना है, तो आप क्या पता 500 मीटर पे रुक जाओगे, अब ये पता ही नहीं कहाँ, क्या पता सही में तब भी 1 किलोमीटर ही हो, लेकिन आप रुक जाओगे। तो अब जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ता, यार मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था यार, मैं तो बहुत ही रैंडमली चीज़ें कर रहा था और कर भी रहा था। अब मैं रुक नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मतलब आई वुड से स्टार्टिंग यंग हेल्प्ड मी। यही अगर मान लो मैं कॉलेज में ना होता तो शायद से कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा प्रेशर होता कि यार मैं अकेले यही सेम चीज़ कर रहा हूँ एंड कुछ और नहीं है क्या, मतलब जो भी थॉट्स आते हैं हम शो। तो फिर आप मुंबई के सफ़र पे आते, कैसे पहुँचे दिल्ली से मुंबई? दिल्ली से मुंबई काफ़ी सारे कॉल्स आने लग गए थे मेरे को मुंबई से भी, कि बिकॉज अच्छी चीज़ें होती है कास्टिंग में कि सर्कल इनका इतना टाइट रहता है कि आपने प्रोफाइल अगर भेजी है तो वो कहीं ना कहीं शेयर होते होते मुंबई वालों के पास ही पहुंच जाती है। वो कॉल कर रहे हैं यार इस टाइम पे आपको ऑडिशन करते हैं। मैं बोला कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं मुंबई में हूँ ही नहीं। तो कहते हैं कि अच्छा आप मुंबई कब आ रहे हैं? मैं बोला कि मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आऊँ। तो ऐसे जब मेरे पास 7-8 लोग हो गए थे कि लोग बुला रहे हैं कि आओ मुंबई ऑडिशन दो इस चीज़ का, भले ही ऐड थे, कोई ऐसा कोई फिल्म या फिर कोई वेब सीरीज़ वगैरह के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एड्स के लिए बुला रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस में मिलकर तो देखो तो सही कौन है क्या एक्टर वगैरह। तो मैंने बोला यार पापा को बोला कि आप, उस टाइम पे तो हमें पता नहीं होता कि कितना सीरियस है कितना वो है। पापा को बोला यार मेरे को लोग बुला रहे हैं मुंबई से। पापा ने बोला मुंबई से बुला रहे हैं लोग? जाओ जाओ बिल्कुल जाओ यार, देख के आओ क्या है कैसे है। तो आई रिमेंबर मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी कॉलेज की। अच्छा अभी आप कॉलेज में ही थे? फर्स्ट ईयर की कहानी है? सेकंड ईयर में आ गए थे हम, शायद फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड ईयर में आ गए थे। एंड मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली जस्ट टू सी कि मुंबई में क्या होता है। मैं उससे पहले मुंबई 2017 में फर्स्ट टाइम गया था, जब मेरा एक कॉम्पिटिशन था इसका, ड्राम सॉक का ही था, एक्टिंग का ही कंपटीशन था। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे को नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा या फिर ये सब करना है, मुंबई आना पड़ेगा बाद में। उस टाइम पे तो मैं टूरिस्ट की तरह घूम रहा हूँ, बड़े पाव खा रहा हूँ, जूहू बीच में फोटो खिंचवा रहे हैं, पृथ्वी थिएटर गए हैं, ऐसे ऐसे घूम के आ रहे हैं। तो मुंबई 1 हफ्ते के लिए गया मैं, बस ये देखने के लिए कैसा होता है वहाँ पे, क्या वाइब है, और लोगों से वही मिला। एंड लोग सरप्राइज था। आई रिमेंबर जब मैं जिससे मिलने जो कॉल करके बुला रहा था, जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा मैं बैग लेके पहुंच गया था, बिकॉज मैंने कोई स्टे नहीं चूज़ किया होता कि क्या बुक में मेरी बहुत ख़राब आदत है, मैं बिल्कुल ऑन द मूव चीज़ें करता हूँ। तो मैंने वो बुक नहीं किया था, तो मैं अपना जो बैग था पूरा बड़ा वाला लेके पहुंच गया था उसके ऑफिस में कि सर वो आपने बुलाया था ना। तो बोलता कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला कि सर आपने दिल्ली से आया हूँ। तो बैग लेके आ गया तुम? हाँ सर मैं अभी आया ना। तो वो भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि यार ये दिल्ली से सीधा यहाँ पे आ गया, मतलब उसको मैंने बुलाया था और उसने टाइम दिया, ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई से कोई बंदा भी आया हो लेकिन वो दिल्ली से आया था मैं। तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पे मैं 1 हफ्ता रहा, पूरा देखा कैसे होता है क्या होता है। उस टाइम पे मैं एक पीजी कहूँगा उसको, हॉस्टल में रुका हुआ था। एक कमरे में 4 बंकर बेड से बेसिकली 8 बेड्स, 4 बेड्स और इंटू 2 ऊपर नीचे, उन 8 लोगों के बीच में रुका हुआ था। बहुत ही अजीब माहौल होता है वो। मेरे को अब लगता है कि क्या कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे कर रहे थे जस्ट टू कट डाउन ऑन द एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें हुई हैं। मतलब उस टाइम पर मुंबई पहुंचे, फिर धीरे धीरे समझ में आया ये चीज़ें होती हैं, वापस आए, फिर कभी और गए, कभी ऐसे करते करते फिर मुंबई ने प्यार दिया, फिर मुंबई आपको ऐसे पकड़ ही लेता कभी ना कभी। तो आप मेजरली एड्स पहले कर रहे थे? शुरू में एड्स का। फिर आपने ये दिल्ली गेमर वर्सेस कानपुर गेमर किया? ये आई गेस दिल्ली, हाँ ये दिल्ली में ही हुआ था सब कुछ। नोएडा में ही इनफैक्ट यहाँ पे आया था मैं इसका भी ऑडिशन देने। एंड ये सब दिल्ली में ही हुआ है। बट वो ये कि इसका जो बेसिस थे वो शुरू हो गए थे, क्योंकि यही ना नेटवर्किंग करते करते। आई रिमेंबर यार मैं अपने कॉलेज में था तो एक ऐप है, पता नहीं आपको पता नहीं होगी, लेकिन टैलेंट समथिंग कुछ ऐसे टैलेंट ट्रैक करके शायद से कोई ऐप है। और उसमें मतलब वही एक नॉर्मल बहुत ही सिंपल यूआई की ऐप है, मतलब बहुत ही सिंपल यूज़र इंटरफेस है। और उसमें एड्स आते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि ये इस चीज़ का मेल 20 से 27 के बीच में, एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। आप मानोगे नहीं, मैं कॉलेज में बैठ के जिस टाइम मेरे को फ्री हुआ, क्लासेस खत्म हुई, 1 घंटे का टाइम है, मैं अलग अकेले क्लास में बैठा हूँ, खाली क्लास में, लास्ट पेज खोला मैंने कॉपी का, मैंने निकाला कि मेरी एज ग्रुप में कौन से सही बैठ रहे हैं, नंबर नोट डाउन कर रहा हूँ, नाम नोट डाउन कर रहा हूँ,
एंड जब 15-20 हो जाते हैं फिर मैं कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ, फिर नंबर डायल करके सेव कर रहा हूँ, सबके सेव के फिर मैं अपनी प्रोफाइल भेज रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, जो इंट्रो बना के भेजना होता था। तो ये चीज़ें मैंने करी हुई हैं। अब कोई मेरे को बोलेगा तो अब शायद से मैं थोड़ा सोचूंगा यार ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उस टाइम पे मज़े आ रहे थे करने में यार ये। तो वही कह रहा हूँ, मतलब पता नहीं कैसे किया है मैंने सब। मैंने ऐसे ऑडिशंस दिए जो मेरे घर से कम ऑलमोस्ट 2-2 घंटे दूर थे। 4 घंटे कोई सोच के बोले कि यार छोड़ो क्या ही होगा, लेकिन मैं 4-4 घंटे में ट्रैवल किया यार ऑडिशंस के लिए दिल्ली के टाइम पे। सो दैट इज हैपेंड। करेक्ट। हम आएंगे कि गर्मी में कैसे कास्टिंग हुई उस पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मुझे यहाँ पर पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आज की डेट में, क्योंकि जिस तरह से आपने ऑडिशन की प्रोसेस बताई पूरा, अब सोशल मीडिया ने थोड़ी चीज़ें आसान कर दी हैं बडिंग एक्टर्स के लिए स्पेशली? कोविड ने किया है ये सब कुछ। पहले भी था, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था, लोग सेल्फ टेस्ट बना के भेज रहे थे, घर से रिकॉर्ड करके भेज देंगे बेसिकली। बट कोविड के बाद इवन जो मुंबई में था वो भी घर से ही बना के भेज रहा था। कोविड के टाइम पे तो मुंबई वाले भी नहीं आ रहे थे ना ऑफिस में, तो उस टाइम के बाद से जो कास्टिंग कर रहे हैं वो भी थोड़े से यूज टू हो गए थे कि हाँ यार मतलब घर से भी लोग थोड़ा रिलायबल टेस्ट बना के भेज पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदी क्वालिटी या फिर जो भी। सो वो कोविड के बाद हुआ है। अब आते हैं उस एक फ़ोन कॉल पर जो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से आपको आता है कि फटाफट 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, यूपी का टोन होना चाहिए, और आपने एक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो बना के भेज दिया। याद है उस ऑडिशन की कुछ लाइंस, अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कर पाएँ वही? बिल्कुल ऑडिशन थोड़ा सा मैं प्रीटेक्स्ट दे देता हूँ कि क्या था। कॉल आया मेरे को, आई विल टेल यू कितना लक, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मतलब मैंने लीप ऑफ फेथ लिया था मतलब शुरू में, जो मैंने आपको बता रहा हूँ नंबर वगैरह नोट करना, बिकॉज मुझे पता नहीं था कहाँ तक रेस भागने वाली वो चीज़ हो गई थी, कहाँ पे रुकेगी कि नहीं पता, बस भाग रहे हैं। तो उस टाइम पे दिल्ली में ही जो मैं बता रहा हूँ, जो कास्टिंग हाउस था जहाँ पे मैं एड्स का ऑडिशन देता था, वहाँ पे मेरा एक दोस्त काम करता था, भीम। दोस्त उस टाइम तो कास्टिंग के थ्रू ही दोस्त बना था, भीम आर्य करके। और लकीली जब गर्मी की कास्टिंग हो रही थी तो वो उसने दिल्ली से आके वो मुंबई चला गया था, वो मुकेश छाबड़ा में आके काम करने लगा था एज अ कास्टिंग लाइक एन एसोसिएट। तो वहाँ से फिर उसको फर्स्ट प्रोजेक्ट उसका था गर्मी, एंड उसने मेरे को बोला था कि दिल्ली में क्या मैं तेरे ऑडिशन देखता हूँ, मेरे को पता है कि तू अपना 100% देता है, किसी भी चीज़ें मान ले अपनी वो चीज़ें डाल रहे, तेरा एक अलग स्टाइल है ऑडिशन बनाने का, वो फील होता है मेरे को, कहीं ना कहीं पता चलता है। तो अगली बार मेरे को कोई भी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना कास्ट करने की, मैं पक्का तो कास्टिंग के लिए तो एटलीस्ट कंसिडर करूँगा। एंड लकीली उसको गर्मी मिला एंड ही टेस्टेड मी फॉर द सेम। उसका कॉल आता है, मैं बोलता है कि ये चीज़ है, उसने कोई नहीं बताया कि क्या प्रोजेक्ट है, कौन डायरेक्टर है, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि ये 1 मिनट की वीडियो बना के भेजो कि थोड़ी यूपी टच है, और कुछ भी 1 मिनट का बना के भेज दो। और मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कौन, बिकॉज कोई डायरेक्टर ना बताए, कोई कुछ ना बताया। उस टाइम पे इतना कोई मेरे को फिल्म के ऑडिशन आते भी नहीं थे, फिल्म या वेब सीरीज़ के। तो मैंने ऐसे रैंडमली बना के ऐसे भेजा था कि घर पे हूँ, बात कर रहा था ऐसे मम्मी से, चप्पल वगैरह पहनी थोड़ी सी, और जा रहे हैं हम अभी, आते हैं हम। हाँ वो सुमित की बाइक पे जा रहे हैं, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अम्मा दवाइयाँ तो नहीं लानी तुम्हारी? हाँ ले आएंगे, 50 रुपये तो रख देना वहीं पे, उठा लेंगे हम। ऐसा कुछ रैंडम, मतलब कुछ था भी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस बैठ के आई मीन खड़े होके था वो, तो ऐसे कुछ बस 1 मिनट का कुछ भी बोल दिया मैंने। तो उनको वो सिंप्लिसिटी और जो नेचुरलनेस थी, रॉनेस, वो थोड़ा पसंद आया सर को। एंड फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी कि अब स्क्रिप्ट पे टेस्ट करेंगे आपको। अच्छा। तो फिर वो स्क्रिप्ट पे टेस्ट किया, फिर स्क्रिप्ट का हमने ऑडिशन बना के भेजा। तो ये भी आपने ऑनलाइन ही स्क्रिप्ट का ऑडिशन बना के? सब कुछ दिल्ली में था उस टाइम पे। मैं सोचो अब लक देख रहे हो कितना, क्योंकि बंदा जो मुंबई में था, जो दिल्ली में था, जो मैं भरोसा कर रहा था, एक ही बंदा था जो मतलब मुंबई जाके गया और उसने बोला कि मैं तो कोई अच्छी तरह कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आके कास्ट करूंगा। उसको अच्छी आई भी तो कौन सी, गर्मी। और फिर सीधा उसने मेरे को इसमें टेस्ट किया, सर को पसंद आया, तिशु सर को, तिग्मांशु धूलिया सर को, और फिर वहाँ से टंग 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 टंग। करेक्ट। फिर जब आप पहली बार तिग्मांशु धूलिया से मिले, अपने ऑडिशंस के टाइम पे मिले या टेस्ट शूट के टाइम पे, ये जो स्क्रिप्ट आई थी? नहीं, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, सिलेक्ट होने के बाद आप सोचो ऑनलाइन सिलेक्ट हुआ हूँ मैं। सर ने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा ही तब जब हम टेस्ट शूट कर रहे थे। टेस्ट शूट एज इन एक तरह से डे 1 मान लो आप शूट का। ओके। तो सर ने फर्स्ट टाइम मेरे को देखा ही तब था। तो क्या आपकी बातचीत हुई उनसे? सर तो मतलब यार एक फादरली फील आती है। मेरे को याद है वैनिटी में जब वो आए थे तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि यार देखो तुम ये सब तो कर ही लोगे ना, ये एक्सेंट है, थोड़ी मोड़ी एक्टिंग तो मतलब वो बहुत ही उनके हिसाब से कोई एक्टर बनता है तो 30 साल के बाद बनता है, मतलब 30 की एज के बाद। उससे पहले उसको एक्सपीरियंसेस चाहिए। वो कहते हैं यार जब तक आप लाइफ में कम से कम एक आधी डेथ ना देख लो लाइफ अपनी फैमिली में, आप कोई ट्रॉमा से ना निकल जाओ, तब तक आपको वो आप इमोशन रियल फील नहीं कर पाओगे। आप हमेशा बनावटी कुछ सोच के करोगे कि यार अगर मान लो ऐसा होता तो मैं ऐसे फील करता।
बट आप असली में लाइफ में फील कर लोगे तो आपको और रॉनेस आएगी आपके एक्टिंग में, आपके क्राफ्ट में। तो उनके हिसाब से 30 साल के बाद ही एक्टर बनता है, उससे पहले तो हम सबको जो भी हमारे कास्ट थी गर्मी की उन सबको ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो हो ही जाएगा, ये कर लोगे। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ ये बोली थी, एज अ फादरली फिगर मैं क्यों बोलता हूँ उनको हमेशा, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो एक्टिंग तो हो ही जाएगी, ये सब हो जाएगा, लाइनें याद रह आना और बाकी मस्ती करो सेट पे, मैं तो हुई। उन्होंने मतलब मेरे को इतना दिलासा दे दिया था कि मैं तो हुई, तुमको जो करके आना है तुम करो, मैं तुम्हारा बाकी सब करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने डे 1 पे टेस्ट शूट के दिन, हमने अभी तक कैमरा रोल नहीं किया आज तक उस गर्मी के लिए, और सर ने तब मेरे को ये चीज़ बोली थी। तो वो एक बहुत ही इज अ पिलर एंड ही विल फॉरएवर रिमेन अ पिलर फॉर मी। और वो आपको काम भी कर देता है इस तरह से, कोई बोले ना तो फिर वो जो नर्वसनेस और डर होते हैं ऑब्वियसली कि आप इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, वन ऑफ द बेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो डर भी कहीं ना कहीं फिर ख़त्म हो जाता है। सेट पे कैसे हैं वो, जब कोई टेक अच्छा होता है या ख़राब होता है, उनका कैसा रिएक्शन रहता है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी टेक में वो उन्होंने बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर कभी इतना कमाल का टेक हो गया उन्होंने बोला यार तुम तो कमाल कर दिए हुए हो? फादरली फिगर है वो, जैसे कहते हैं ना कि बाप बोलते समय मुंह बंद होता है और माँ बोलते समय मुंह खुल जाता है, तो वो फादरली फिगर हैं बिकॉज वो थोड़ा कम ही बोलते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं। तो डैड का घर पे क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ भी है तो वो आंखों आंखों में बात कर लेंगे, उनके कुछ बिहेवियर में पता चल जाएगा, लेकिन वो कभी जताते नहीं है वो वाला चीज़ नहीं कि ओ लव्ड इट परफॉर्मेंस, वो सब नहीं। कितना भी अच्छा कर लो वो बोलेंगे गुड नेक्स्ट, चल जाएंगे वो, इतना बोलेंगे मैक्सिमम। गंदा होगा तो गंदा में तो बोल देंगे, गाली वाली दे देंगे या फिर कुछ भी, मतलब प्यार में गाली, मतलब ऐसे कि यार क्या कर रहे हो तुम, ये वो जो, मतलब बहुत ही कम ऐसा कभी हुआ होगा, बट अब मैं कवर कर रहा हूँ नहीं वैसे कभी बहुत ही कम हुआ है, ऐसे कभी हुआ नहीं था। बट वही मतलब इज अ फादरली फिगर। वो सेट पे है तो मतलब आपको पता है काम चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है और आपको डर भी नहीं है बिकॉज वो एक्टर है। एक फ़ायदा ये है कि वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों है। यूजुअली क्या होता है डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर रहता है, बट उन्हें एक्टिंग का इतना एक्सपीरियंस है कि आपको कुछ कहीं आप अटक भी रहे हो तो आप बोलते हैं ऐसे इसको लाइन को ऐसे बोलो, उसको वैसे बोलो, तो वो चीज़ें भी आपको बताएं। तो मेरे लिए तो यार एक तरह से वर्कशॉप थी वो पूरी, जो मैंने 100 दिन काम किया उस सेट पे सीजन 1 पे अपने। तो मैंने डेली इतनी चीज़ें सीखी हैं। और वो सर हमारे तिशु सर ऐसे हैं कि उनके मुंह से जो भी चीज़ निकल रही है ना, मतलब इट्स लाइक कि आप उसको लिख लो कहीं, कुछ भी रैंडम चीज़ भी बोल रहे हैं ना, बहुत ही यार उन बंदे उनको इतना, जितनी मेरी एज नहीं उससे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है काम करने का। तो वो अब जो भी चीज़ बोलेंगे इट्स अ वेरी थॉट आफ्टर थिंग। वो कुछ रैंडम चीज़ नहीं बोलेंगे कि मजाक मजाक में, हंसी मजाक नहीं। उनके दिमाग में एडिटिंग चल रही होती है, उनके दिमाग में कुछ काम का चीज़ चल रही होती है, तो वो है चीज़ है वो। करेक्ट। अब आते हैं गर्मी की कहानी पर। एक छोटे से शहर का लड़का है यूपीएससी जिसको क्लियर करना है, जिसके पिता का सपना है, उसका खुद का सपना है। मेरे को लगता है इंडिया में किसी का खुद का सपना होता होगा यूपीएससी करने। हाँ, होता है, बहुत ही कम होता है, पेरेंट्स का ही होता है। सपने को ही अपना बना लेते हैं कि हाँ अच्छा अब से मेरा भी यही सपना है। ये तो टिपिकल इंडिया हो गया। हाँ, तो वही कैरेक्टर आपका जो है वो प्रैक्टिस के लिए बड़े शहर आता है, वहाँ पर आकर के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उलझ जाता है, फिर उसका हिस्सा बन जाता है। कॉलेज में कभी आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये सब में पार्टिसिपेट किया? नेवर। और आई एम लकी कि ऐसा कभी नहीं हुआ बिकॉज आई हैव सीन, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कॉलेज पॉलिटिक्स के लिए अपना गर्मी के लिए, तो मैं देखा था, रिसर्च करी थी जब मैंने, तो बहुत ही इट्स अ डार्क वर्ल्ड। मतलब बाहर से वो कितना भी कैसे दिखा दे बट सबको पता ही होता है क्या है कैसे, बट इट्स वेरी डार्क आई वुड से। अच्छा, जब आपको ब्रीफ दिया जा रहा था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, इनफैक्ट तिग्मांशु जी ने खुद भी ये बात बोली कि हासिल और इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कहानियों में सिमिलैरिटी हैं, दोनों ही सेम थीम पर बेस्ड हैं। तो क्या आपको उन्होंने कभी कोई रेफरेंस दिया? क्या आपने हासिल में से कुछ रेफरेंस लिया, इरफान सर से कुछ रेफरेंस लिया? कैसे प्रेपरेशन कैसे की इस कैरेक्टर के लिए? सर ने ऑब्वियसली, अब पता तो था ही मुझे हासिल के थ्रू बन रही है वो सब, आई मीन हासिल की एडेप्टेशन है, तो देखी तो सबने थी पहले भी, मैंने कॉलेज टाइम पे देख ली थी हासिल वगैरह, बट फिर से देखी मैंने उस टाइम पे जस्ट टू गेट अ वाइब कि कैसे बनने वाला है, क्या बनने वाला है। एंड आई वुड से मैंने कहीं से कोई इंस्पिरेशन इसलिए नहीं लिया बिकॉज आपने सब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई हम कैरेक्टर देख के सोचते हैं कि यार हमको ऐसा बनाना है कुछ, तो इसमें हम अपनी कोई चीज़ें ऐड करते हैं। मेरे को पता था कि ये कैरेक्टर मैं ही हूँ, रफली मैं ही हूँ, मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, थोड़े मोड़े चेंजेस हैं एग्रेशन वगैरह में, वो हम अलग से कर लेंगे, लेकिन मोस्टली मेरे को व्योम ही दिखाना है इस पर। व्योम प्लस जो बाकी सारी चीज़ें उसके ट्रेड्स जो ऐड ऑन हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, वो फिर मैंने ऐड ऑन करे। कोई कैरेक्टर से ये नहीं बोला कि ये कैरेक्टर मैंने कॉपी किया है या फिर वो कैरेक्टर कॉपी किया है। सो वो फन पार्ट है। आई एम ग्लैड कि मेरा जो डेब्यू था उसमें मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें थी 90% या 95% आई वुड से मैंने अपनी तरफ से सोच के रखी कि यार ये ऐसा होगा कैरेक्टर है, वैसा होगा। कुछ कैरेक्टर उठाया नहीं है। तो यू कैन से कि अरविंद शुक्ला इज अ कैरेक्टर इन हिमसेल्फ,
वो कोई इंस्पायर्ड कैरेक्टर नहीं है, फिर वो नहीं है। सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था इस पूरे सीरीज में? डिफिकल्ट सीन जिसने आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से ड्रेन आउट? आपने इमोशनली बोला, आई एम सो ग्लैड, मैं भूल ही गया था एक चीज़। मेरे से ना जब मैं रोता हूँ तो क्या होता है कि काफ़ी सारे एक्टर्स हैं मतलब जो पता नहीं है, या फिर तो बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस या फिर जो भी कह लो, वो ग्लिसरीन से रोना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यार, और मैंने अभी चीज़ नोटिस भी करी है कि ग्लिसरीन से रोना और नेचुरली रोना में ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब 90% आई वुड से दे आर अलाइक। और कभी कभी तो होता है ग्लिसरीन वाला रोना ज़्यादा अच्छा दिखता है कैमरे पे, लेकिन इट्स कैमरा वाला थिंग ना, आप इमोशन लेके आ जाओ अंदर से, लेकिन ग्लिसरीन वाला रोना। बट मैंने जितनी बार गर्मी में रोया हूँ, मैं जितनी बार भी, मैंने एक भी बार ग्लिसरीन यूज़ नहीं किया है। और सबसे ख़राब चीज़ ये होती थी कि बिकॉज मेरे को अगर पता है कि एक शॉट है रोने वाला, तो मैं उसमें आधे घंटे पहले से ही उसमें वो मेरे थॉट प्रोसेस चालू रहता था कि यार मैं कैसा क्यों रोऊंगा, क्या रीजंस हैं क्या, एंड वो सारे आंसू जेन्युइन थे। तो जितनी बार भी मैं सेट पे रोया हूँ ना, उसके अगले दिन मेरा पूरा दिन ऐसा एकदम डाउनर होता है ना, एकदम सर दर्द, सर भारी। तो वो मेरे लिए बहुत बैकफायर करता है इमोशनल सीन्स मेरे लिए पर्सनली। तो ये चीज़ है, मतलब मैं इमोशनल जब भी सीन करता हूँ तो अगले दिन पूरा ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी रहता हूँ मैं बहुत, बिकॉज वो मैं पूरा सोचता हूँ एंड लिटरली वो आंसू अंदर से आते हैं फिर वो, एंड वो मेरे को बहुत बैकफायर करता है। एंड फिजिकली तो था ही यार, मतलब जो हमने अपना सुल्तान एस्टेट वाले सीन थे जब मैं दिलबाग सिंह को मारने जा रहा हूँ, तो वो मेरे तो टेल बोन पे आई गेस ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि फ्रैक्चर आ ही गया मेरे को, क्योंकि मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था वहाँ पे अपने, जब मैं होटल में वापस गया था। तो एक्चुअली सीन था मारने वाला, ऐसा कुछ सीन था, मैं डंडे मंडे से मार रहा हूँ लोगों को। तो एक जो गूंद था उसने वो पकड़ के ना मैं बैठ गया, तो मैं खड़े खड़े बैठ गया। तो दिक्कत ये हुई कि जैसे मैं ऊपर से खड़े होकर अचानक से बैठा तो मेरी टेल बोन आएगा, तो क्या हुआ, कुछ ऐसा कटक सी आवाज़ आई समथिंग। उस टाइम पे तो ज़्यादा फील नहीं हुआ, बिकॉज मैं उस टाइम गर्म थी बॉडी, सब कुछ वार्म अप हो चुका था सब कुछ, तो उस टाइम ज़्यादा फील नहीं हुआ। लकीली उसमें आधे घंटे बाद ही हमारा पैकअप हो गया था। बट होटल पहुंचते पहुंचते मेरे को पता चल गया कि भाई ये तो कुछ अलग सीन है। इनफैक्ट मैं अगले दिन जब मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ तो उठने में ऐसे मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज आप रियलाइज़ करो, आप कुछ भी काम करते हो उठते हो या फिर कुछ भी बेड से भी उठ रहे हो, आपका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ही आपका बैक होता है, यहाँ से एकदम बिल्कुल टेल बोन वाला पास में, कि आप शुरू ही वहीं से करते हो। और वो शुरू ही नहीं हो पा रहा था, तो बॉडी ऐसा होती थी कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, एंड दैट वाज वेरी स्केरी। मेरे को तो लगा कि आज तो शूट कैंसिल करानी पड़ेगी, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने क्या किया, उठ के थोड़ा सा वार्म अप किया। मैं सोचा ज़्यादा नहीं हिलेंगे, थोड़ा वो करेंगे, वार्म अप करके बस कर लेंगे। और उस दिन भी एक्शन थे, सोचो मैंने उस वाली चीज़ में एक्शन किया। मैं वहाँ सेट पे आके भाग रहा हूँ, सुबह सुबह 8 बजे पहुँच गया, मैं भाग रहा हूँ ऐसे लंबा लंबा, जिससे बॉडी गर्म हो जाए, आज का दिन बस निकल जाए। क्योंकि 4 दिन था वो लगातार वो एक्शन सीक्वेंस वो जो हम शूट कर रहे थे, वो चौथा दिन था एंड थर्ड दिन मेरे को लग गई थी। तो वो तो बहुत ही गलत चीज़ थी। एंड ये लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, जब हम एक्शन सीक्वेंस कर होते हैं, गन शूट्स वगैरह हो रही होती हैं, तो वो चीज़ मेरे को ख़राब क्यों लगती है, क्योंकि आप कितना ही बोल लो कि इस गन में असली बुलेट नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं ऐसी कोई गन दिखा दूँ जो स्टील की है, दिख रही है कि हाँ यार असली गन है, और उसमें से आवाज़ भी वैसी निकल रही है, सब कुछ आवाज़ तेज़ भी सब कुछ वही आ रही है, और आपको ऐसे करके चलाऊँ तो आपको डर तो लगेगा ना, नेचुरली इंस्टिंक्टिवली। और लेकिन वो ये सेट पे दिखाना होता है कि मतलब गन यहाँ पे चल रही है, हमको ऐसे रोकना है, सब कुछ करना है। तो वो चीज़ें कई बार कन्वे नहीं हो पाती स्क्रीन पे कि यार ये वहाँ पे ऐसे थोड़ा डेंजरस सीन था जो भी, लेकिन वो जब रीटेक्स करते हैं, टेक्स होते हैं, यहाँ पे चलता है, कान सुन पड़ जाता है, तो वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं कई बार। बाकी एक्टिंग में तो क्या है, एक्टिंग तो अच्छा, जैसे ये गर्मी की कहानी है, आपको क्या लगता है कि टियर 1 सिटीज़ के लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत ग्लैमराइज्ड है यहाँ की पॉलिटिक्स, लेकिन ये जो गर्मी में दिखाई गई है वो उतना ग्लैमर उसमें नहीं है। तो कैसे लोगों के साथ कनेक्ट बिठा पाएगी? आई वुड से टियर 1 में आपने जैसे बोला दिल्ली मुंबई वगैरह लोगों में जो है, जो लोग वहाँ से आए हुए हैं, जैसे मतलब इनफैक्ट अभी मैं 3-4 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट से आ रहा था, तो वहाँ पे मेरे को एक इनकम टैक्स कमिश्नर मिला था, ही इज़ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड वो मेरे से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यार मैं आपके जो आपने कैरेक्टर निभाया मैं यही था, मैं ऐसा ही था। तो वो मुंबई दिल्ली में ही रहते हैं, वो सब यहीं के लोग हैं, लेकिन पॉइंट है कि वहाँ से आ रखे हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप हीरे नगीने निकलते हैं वहाँ से। जितने भी आप पावर में लोग देख रहे हैं आजकल, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन है, सब कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। तो उस जेंट्री के लोग वो टैप इन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यार ये चीज़ें होती हैं। बट आप कहो कि मान लो मिरांडा हाउस का कोई है, तो वो शायद से उसको इतना शुरू में क्लिक ना करे, जैसे मेरे को खुद नहीं किया था। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मेरे को लगा यार ये चीज़ें सही में होती हैं क्या, और जब हम शूटिंग करने गए थे हम हॉस्टल में, तब मैं देख रहा हूँ कि यार वहाँ पे सही में ये सब चीज़ें होती हैं।
और सब कुछ जेन्युइनली लिखा हुआ है, और इनफैक्ट हमने थोड़ा सा नॉच डाउन ही किया है। अगर हम असली में जो होता है वो लिख देंगे तो लोग बोलेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो लोग जानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं, वो उन्हें पता है होती हैं, जिनको नहीं पता फिर वो क्या ही कर सकते हैं। 150 करोड़ की आबादी, किसी को मनाओगे आप। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे रैगिंग हो रही होती है और आपको गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे कभी आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग हुई है या आपने किसी की रैगिंग हुई है? हाँ, कभी ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ, बट रैगिंग वगैरह तो हमारे जैसे ड्राम सॉक था, तो ड्राम सॉक में हमारा एक राउंड ही ऐसा होता है, राउंड 3 राउंड होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस के। जब मैं ड्राम सॉक में घुसा था तो 3rd राउंड होता ही ऐसा है कि कुछ अजीब सी सिचुएशन देते हैं और 15 मिनट उस पर नॉन स्टॉप कुछ करना है। तो रैगिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन एक फन टॉपिक और समथिंग वो सब उसमें, वो सब वैसे कभी वैसे रैगिंग नहीं हुई, बिकॉज आई वुड से इंजीनियर्स थोड़े से वैसे टिमिड रहते हैं, वो ना बुकिश रहते हैं। हाँ। उन्हें किताब से मतलब है कि कौन RS अग्रवाल कर रहा है, कौन क्या रैंक लेके आ रहा है, कौन कितनी GPA, बस खत्म। उन्हें दूसरे बंदे को रैगिंग करने में मजे ही नहीं आते। इक्के दुक्के लोग होते हैं वो जो करते रहते हैं, बट वो बहुत ही कम है। बधाई दो में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? छोटा सा ही रोल था लेकिन कैसा? बट आई वुड से राजकुमार इज लव यार, क्योंकि मैंने उनके जो वर्क एथिक देखा यार, वहाँ से मैं इतना इंस्पायर हुआ। आई वोंट लाई, मैं आपको लग रहा होगा मैं बना के बोलूँ, लेकिन मैं जब एक कुछ इंसिडेंट हुआ था वहाँ से मैं वापस अपने कमरे में आया था, वाज क्राइंग, बिकॉज जस्ट टू सी एन एक्सपीरियंस के राजकुमार कैसे काम करता है, इन द सेंस कि उसका डेडिकेशन लेवल उन जो अपने क्राफ्ट के प्रति है, कि वो क्रेजी यार। हम 5 बजे सुबह उठे थे, हमारी शूट थी, सुबह 6 बजे पहुँचे सेट पे। इज़ वॉकिंग, मतलब सुबह 5 बजे मैं देख रहा हूँ कि जा रहे हैं वहाँ पे, एंड पूरे 12 घंटे की शिफ्ट वगैरह करी। हम शाम को वापस 7 बजे वापस आए हैं, एंड मेरा तो उतना ज़्यादा था नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट अ बिग कैरेक्टर, तो मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट चिल ही मारा है, तो मैं एनर्जी है मेरे पे, तो मैं जिम गया था मैं। बट राज भाई का तो पूरा 12 घंटे 13 घंटे की शिफ्ट थी, वो भी 8 बजे जिम आए साथ में। उन्होंने मेरे से ज़्यादा वर्कआउट किया है, एंड वो 1-1:30 बजे सोने गए, एंड ही हैज़ टू वेक अप एट 5 in the morning, एंड वो दिन में सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सो पा रहे हैं बस। एंड ही इज़ वर्किंग आउट क्रेजी, ही इज़ 100% ऑन द सेट। जैसे मैं बताया कि मेरा कम पार्ट था, उनका पूरा पार्ट है, वो पूरे 12 घंटे उन्हीं का चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर इमोशन निकाल रहे हैं, फिर उसका वर्कआउट करना, मेरे से ज़्यादा वर्कआउट करके फिर मुझसे कम नींद लेके आना, एंड डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। ये कोई 2 दिन भी कर ले बड़ी बात होती है, वो पूरे टाइम यही करते हैं। तो वो चीज़ जब मैं देख के जिम से वापस अपने कमरे में आया था, वाज क्राइंग, आई वाज लाइक यार ऐसे लोग हैं, दिस इज ये सो डिजर्विंग, एंड वो चीज़ें मतलब बहुत हिट करती हैं, दे मोटिवेट यू। अब तो आई विल टेल यू समथिंग, उस टाइम में मेरा था कि यार मेरे को उनका नंबर वगैरह चाहिए, बट मम्मी ने बोला था कि लेना नंबर, क्या हो गया, ये है कभी तेरी हेल्प कर देंगे, ये वो। कोई ऐसे हेल्प नहीं हो पाती, पर एक हिम्मत बनी रहती है कि हाँ यार नंबर है तो कुछ ना कुछ कहीं बात कर लेंगे, कभी कोई एडवाइस ले ली वगैरह वगैरह। मैंने बोला नहीं अभी नहीं। यानी बात है बधाई दो 2019-18, जब मेरे को गर्मी वगैरह कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं हुआ था ये सब। मैं बोला कि नहीं अभी नहीं, जब मेरे पास कुछ वर्थ होगा ना बताने का, तब मैं इनसे नंबर लूंगा। मम्मी बोलती है यार अब कब मिल पाएगा। मम्मी का होता है ना कि यार मम्मी को लगता है कि अभी है जो है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कि मतलब अभी ले ले यार, अभी जो मौका है कर ले वाला। नहीं अभी नहीं, मेरे को पक्का में मिलेंगे, फिर से मिलेंगे कभी और सेट पे, दूसरे सेट पे मिलेंगे, उनसे फिर से काम करूंगा मैं, एंड तभी नंबर लूंगा। और मैंने अपने फ़ोन में राज भाई करके सेव किया था ये कॉन्टैक्ट नंबर, और उसका नंबर मैंने किया था 111111, 10 बार 1 करके रखा होता कि जिस दिन मैं मिलूंगा उनसे इसी पे एडिट करवाऊंगा। एंड अभी रिसेंटली बधाई दो की सक्सेस पार्टी हुई थी, अभी 15-20 दिन पहले, एंड उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है राज भाई को, क्रिटिक अवार्ड। तो उसकी पार्टी वगैरह हुई थी, हमें 6 अवार्ड मिले बधाई दो में, जस्ट बाय द वे। तो वो आए सेट, वो अपने पार्टी में आए, तो उन्हें पता था, उन्होंने गर्मी का ट्रेलर देख लिया था मेरे बिना बताए। उन्होंने बोला कि तू अभी वो किया ना अपनी, क्या है वो गर्मी, बोला हाँ आपने देख लिया। बोलते नहीं देखी नहीं, बट मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं देखूंगा सीरीज़। एंड फिर ये बात करी हमने काफ़ी देर वगैरह, एंड फिर मैंने उनसे बोला कि आपका नंबर मिल जाएगा। तो हाँ प्लीज़ ले, फिर मैं उसी पे एडिट करवाया। एंड सोचो वो 2019 में मैंने क्रिएट किया था, 2020 में शायद से जब हम शूट करे थे बधाई दो, एंड अभी 2023 में आके उसमें नंबर आया है वो। मैं चाहता था उस दिन भी मिल जाता, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं रहती। इस बार उन्होंने मेरे को जब दिया खुद, तो पता है कि हाँ यार ये अर्न किया मैंने, तो वो चीज़ थी। वेरी नाइस। आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे रिकमेंडेशन हम आपके चाहेंगे, कुछ ऐसी फिल्म्स या वेब सीरीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहिए कि ज़रूर देखें, जो आपको बहुत पसंद हो? मेरे को पर्सनली तो यार मेरा पर्सनल जॉनर जो है, जो मेरे को देखने में भी पसंद है और बनाने में भी, अगर मैं ऑप्शन मिले मेरे को, तो मैं तो सिर्फ एक्शन, मिस्ट्रीज, कॉन्स्पिरेसीज, क्राइम, थ्रिलर, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, यही मेरे को जॉनर पसंद भी है और बनाना भी पसंद, देखना भी पसंद है। तो उसी अगर जॉनर में बात करी जाए तो आई वुड रिकमेंड ज़ोडिएक देखो, एंड गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, डैनियल डे-लुई की, एंड
अभी रिसेंटली मैं आपको बता भी रहा था, मैं रीवॉच कर लिया कई बार, प्रिजन ब्रेक एक वेब सीरीज़ है, आई लव दैट सीरीज, पता नहीं क्यों बहुत ही क्रिस्प है बिकॉज, एंड वुडी एलन की फिल्म्स देख सकते हो आप, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। आई वुड से काफ़ी है अभी इतने के लिए, तब तक नेक्स्ट इंटरव्यू आ जाएगा मेरा, उसके बाद मैं फिर से और 4-5 मिनट बता दूंगा। तब तक इतनी देख लो। आपको पता है मेरे को जब भोपाल का हमारा स्केड खत्म हुआ था, तब मेरे को त्रिशु सर ने एक पूरा डॉक बना के भेजा था कि दीज आर द मूवीज दैट यू हैव टू वॉच, एंड दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी। आई हैव दैट डॉक, अभी मेरे पास सेव्ड है पूरा एकदम लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होगा उसमें। सर ने मेरे को सेट पे बोला था कि मैं तुम्हें कुछ मूवीज बताऊंगा, वो देखना, उससे तुम्हें मतलब एक्टिंग में हेल्प मिलेगी। और वो चीज़ें ऐसी हैं, मतलब वो वाली फिल्म्स ऐसी हैं जो FTI वगैरह में लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं, वो बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी फिल्म्स हैं जो मतलब ब्लैक एंड वाइट है, कुछ ऐसी फिल्म्स में ब्लैक एंड वाइट है, तो वो चीज़ें सर ने मेरे को रेकमेंड करी हैं। और पूरा एक डॉक्यूमेंट उस पर लिखा था, डॉक्यूमेंट का हेडिंग ये थी कि मस्ट वॉच फिल्म्स फॉर व्योम। तो मेरे को पूरा ऐसे कम से कम 20-25 मूवीज़ थी, वो पूरी एक लिस्ट आई थी कि ये देखना तुम। तो ऐसे आई थी, वो 12 एंग्री मैन थी उसमें, डाई हार्ड टाइप की फिल्म्स थी, और मतलब बहुत सारी थी, पर्पल, अपना बहुत 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 सारी फिल्म्स थी। तो वो मैंने देखी सारी, वो ऑब्वियसली उस टाइम पे देख के ख़त्म कर दी थी वो, तो मैं स्केड 1 के बाद में ख़त्म कर दी थी मैंने। तो व्योम अब कैसी लाइफ बदली है, कैसे ऑफर्स आ रहे हैं और कैसे रोल्स अब आप करना चाहते हैं? आई वुड से मैं तो यंग एक्टर हूँ, मेरे को तो रोल्स अभी आई वुड लव टू सब करना है, लेकिन अगर प्रेफरेंस दी जाए तो जैसे मैंने आपको जॉनर बताए थे अभी, थोड़ा थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, थोड़ा सा एक्शन, दैट इज़ माई आई फील थोड़ा फोर्टे। बट आई वुड लव टू एक्सप्लोर यू नो द रोमांटिक साइड ऑफ माई सेल्फ, थोड़ा सा सब कुछ करना है। मतलब देखो अभी तो आना चीज़ें शुरू होंगी, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं 4 साल पहले कि मैं एक्टर बन जाऊँगा, तो मुझे क्या पता 4 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पता मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ 10 साल बाद। और मेरे को डायरेक्शन में भी मज़ा आता है, मेरे को फ्रेमिंग में बताया था, कैमरे का बड़ा शौक है मेरे को, कैमरा लेके फ्रेमिंग करना, ये फ्रेम कैसा लगेगा, शौक है मेरे को। स्टोरी में मैंने कुछ ऐसे लिखना शुरू किया था, लेकिन मेरे को वो बैठ के लिखा नहीं जाता मुझसे। आइडियाज़ होते हैं यार, ये चीज़ ऐसे हो वैसे हो तो बड़े मज़े आएंगे, तो वो चीज़ें क्या पता 10 साल बाद मेरे को थोड़ी धैर्यपना आ जाए, मैं बैठ के लिखने लग जाऊँ कुछ, या फिर डायरेक्शन में चले जाऊँ, नो वन नोज। बट अभी तो एज एन एक्टर आई वुड से दीज जॉनर्स आर माय प्रेफर्ड। एंड आपने पूछा कि फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में नहीं, अभी कैसे मेरे को रिस्पॉन्स आपको मेरे को मिल रहा है अभी एज एन एक्टर जो 23 से 24 साल का है, आई फील मतलब टच वुड आई हैव हिट द जैकपॉट, बिकॉज मेरे को एटलीस्ट कास्टिंग सर्कल में तो लोग जान ही गए हैं। तो अब जैसे मैं नहीं जानता कास्टिंग वाले लोगों को, जैसे मैं आपको बता रहा था नंबर लिखता था पहले मैं, कि वो मेरे को भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं उनको अपना प्रोफाइल भेज रहा हूँ। अब जब मैं जैसे किसी के ऑफिस में आता हूँ तो बोलते हैं अरे आओ आओ, और मैं नहीं जानता वो कौन है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी काम करी है एज ऑफ नाउ, एंड आई फील दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। मतलब ये चीज़ मेरे को अगले प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करेगी, और वो चीज़ मेरे को और बड़ा बनाएगी, फिर धीरे धीरे करके इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट हो जाएगा। वो छोटी स्नोबॉल रोल होना शुरू हुई है अभी, तो प्रोसेस में जब तक नीचे पहुँचेगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। पहाड़ी अपना कर लेंगे हम पूरा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच व्योम हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, इतनी बातचीत करने के लिए, और बहुत सारे टिप्स जो आज आपने दिए या बहुत सारी बातें जो आपने बताई। काफ़ी सारे जो बडिंग एक्टर्स हैं, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपके काम आ सकते हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ जो व्योम ने बताया कि कंसिस्टेंसी आपको हमेशा मेंटेन रखनी है, कि ऐसा नहीं कि पहला ऑडिशन दे करके आप थक गए, हार गए, वो सब नहीं करना है। कीप ट्राइंग, कभी ना कभी तो चीज़ें काम करेंगी। थैंक यू व्योम। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज द किंग, पेशेंस इज द क्वीन। या तो याद रखिएगा ये दोनों बातें व्योम की। सोनी लिव पर स्ट्रीम कर रही है गर्मी, आप जाके देखिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए। अगर देख लिया तो भी बताइए कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो जाके देखिए फिर बताइए कैसी लगी। आप भी बोलते हमारे दर्शकों से, यू हैव टू वॉच गर्मी, और मैं बता रहा हूँ कैसी लगेगी, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। और गो वॉच इट राइट नाउ, स्ट्रीम इट्स ऑन सोनी लिव। मिलते हैं अगली बार, बाय।